देखिए जी, यहाँ ऐसा मान लें कि वही पुलिस वाला उसी ने केस बनाया और वही गवाह वही जज है, और फैसला भी जब ये सारे लिखेगा तो फैसला वही कर लिख देगा। दिल्ली की और भी जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने उसको सही से उसको लागू नहीं किया है। हम वकीलों की यही संशय है और सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है कि हरियाणा में लागू है ये और उत्तर प्रदेश में लागू है। इन दो राज्यों के बारे में पता चला जब ये हड़ताल हम करने जा रहे थे, तो हमने उन पड़ोसी राज्यों से बात की कि भाई आप आके इस हड़ताल में और इस मुद्दे में हमारे साथ शामिल हो। उस चीज को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा जिस चीज का ध्यान रखते हुए, गवाही की निष्पक्षता को ध्यान रखते हुए रूल्स फ्रेम किए, इन्होंने उस चीज में कोई चीज नहीं की। लेकिन न्याय हित में तो यह है कि 13 अगस्त वाला नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए हर हाल में, जो एलजी ने, जिसके बाद से सारा विवाद पैदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं इस समय हूं साकेत कोर्ट में, और यहाँ आने की वजह यह है क्योंकि एक आदेश है, जो बल्कि कहना चाहिए एलजी का आदेश, जो 13 अगस्त 2025 को हुआ। उसके बाद काफ़ी वकीलों में गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने की वजह यह थी कि पुलिस के अधिकारी कुछ मामलों में वर्चुअल उपस्थित हो सकते थे, यानी कि ऑनलाइन। यही बात है। तो क्यों वकीलों में गुस्सा आया और अब उसकी स्थिति क्या है, उससे न्याय व्यवस्था पे क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि हम लोग जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो इतने सारे कानून हैं, और हमें न्याय चाहिए होता है, तो हमें सहारा चाहिए होता है। हमारी जगह जो खड़े होते हैं, हम मुजरिम हैं तो खुद को कहते हैं कि मैं हूँ, और उस जगह जाके हमारी आवाज़ बनती है, हमारे अधिवक्ता हमारे साथ हैं। मैं इस तरफ शुरू करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये पूरा मुद्दा एक्चुअली है क्या? ऐसे आम पब्लिक से इसका क्या नाता था, उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता था अगर आप लोग मैदान में नहीं उतरते? क्योंकि आमतौर पर कई बार वकीलों की जब हड़ताल होती है तो लोग कहते हैं आज हड़ताल हो गई, हमें आना पड़ा। वो उसकी गंभीरता नहीं समझ पाते। उनका उस दिन चला गया, उस दिन उनकी एविडेंस नहीं हुई, उस दिन उन्हें, एक आम मुवक्किल इस बात को नहीं समझता है कि वास्तव में वकीलों की उस हड़ताल से उसकी ज़िंदगी पे भी क्या फ़र्क पड़ सकता था। तो ये थोड़ा सा समझाने। देखिए जी, मुद्दा वकीलों से संबंधित नहीं था ये जनता से संबंधित। होता क्या है कि जितने मुकदमे बनाती है पुलिस बनाती है, और पुलिस की गवाही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार ने 13 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके एलजी के माध्यम से एक कानून लाया कि आगे से पुलिस वालों की गवाही ऑनलाइन माध्यम से हुआ करेगी। तो उस ऑनलाइन माध्यम में कई सारी खामियां हैं अभी भी, कि एक तो थाने को इन्होंने डेजिग्नेटेड लोकेशन बना दिया कि अब से पहले जो ऑनलाइन गवाही के कुछ प्रावधान है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग अलग रूल हैं, वो किसी और तरीके से हैं, पर जिस तरीके से थाने को, उसी थानेदार को उसी के क्षेत्र में गवाही देने के लिए बना दिया डेजिग्नेटेड लोकेशन नाम देके। मतलब वो अदालत की जगह अब थाने का रूम जो हो बन गया। मैं थोड़ा सा सर आपकी तरफ आना, क्या शुभ नाम है आपका? पास फिर आऊँगा सर। मेरा SK श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, इसमें कानूनी जो एलजी ने आदेश दिया, तो एलजी के आदेश में कानूनी कमी थी क्या कोई? जी बिल्कुल कमी थी। एलजी के आदेश में ये कमी थी कि भाई पुलिस वालों का जब स्टेटमेंट होगा और वो थाने में ही होगा, तो पुलिस जैसा चाहेगी वैसा लिखवा लेगी। वहाँ पे पूरा डिक्टेटरशिप आ जाएगा। अभी पुलिस को लोग कहते हैं कि भाई वो पूरी डिक्टेटर हो गई है, अपना कानून चला रही है। लेकिन जब ये आदेश आया एलजी का, तो पुलिस तो और ज़्यादा पावर मिल गई पुलिस को, पूरा डिक्टेटरशिप आ जाएगा। न्याय व्यवस्था हमारी कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। इसके लिए हम लोग इस आंदोलन में मैं एक सामान्य बुद्धि से, मैं वकील नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं वो आम जनता के प्रश्न उठते हैं। टेक्निकली मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। एक पुलिस वाला किसी केस में गवाह है, उसने एक केस दर्ज किया, उसमें वो गवाह है, और उस गवाह में उसको ही गवाही देनी है। तो वो गवाही वो वर्चुअल दे या वहाँ जाके दे, वो क्या बदल सकता है उसमें? देखिए जी, क्षेत्र का फर्क है। गवाही का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने मुंह से कुछ बोल देना और उस पर 4 सवाल पूछ लेना। गवाही का मतलब है उस टाइम उसके एक्सप्रेशन, उस टाइम उसका हाव भाव, एक झूठ बोलने वाले की चपलता, उसके आंखों से, उसके हाथों के एक्सप्रेशन से, ये सब चीज़ें दिखती हैं जो कि इस माध्यम से आपको नहीं पता चलेगी। तो ये एक मुख्य कारण था, और बाकायदा एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है, और दुनिया भर की जजमेंट है कि उस तरह की कोई भी गतिविधि जज को नोट करके गवाही के बीच में लिखनी है। मैं अगर आपकी बात को ऐसा समझूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं, मान लीजिए, मुलजिम हूँ या गवाह हूँ या मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं जा कर के गवाह वाले कटघरे में खड़ा होता हूँ, मुझसे सवाल होते हैं, तो वहाँ पर जज और अपोजिशन के वकील मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशंस को देखते हैं, उससे मेरे झूठ सच का
पता लगाने की या उनकी ऐसा है क्या ऐसा है सर? सही बोल रहे हैं आप, यही बात है ना। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी भाई बता देंगे जी। कि जो ऑनलाइन माध्यम से वो अपने थाने बैठे हुए हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है या कोई नोट लगा लिया, तो आपको तो दिखेगा सिर्फ वो सामने देख के कैमरे के बोल रहा है, जबकि असल मुद्दा कुछ और है। फिर उसने आंखें नीचे की और नीचे अपना नोट रखा हुआ है वो पढ़ लिया अपने हाथ में। इवन ये हमारी अदालतों में भी होता है, और जब ऐसा होता है तो जज साहब उस चीज़ को नोट करते हैं ऑर्डर गवाही के अंदर, और उसकी गवाही को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं। मैं दर्शकों को समझा दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको आप सोचे कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लिया, लिखा हुआ पढ़ लिया, नहीं। जब आदमी सामने खड़ा होता है, कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते हैं, जब झूठ गढ़ा जाता है तो वो क्रमबद्ध नहीं आता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट गड़बड़ा जाता है। मैं ये सही बता पा रहा हूँ सर क्या? बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं आप। मैंने यहाँ अक्सर देखा है, जो लोग पुलिस वाले आते हैं वो अपने हाथ पे भी लिख के लाते हैं और पर्ची भी बना के लाते हैं। तो अब ये देखिए, जब पुलिस थाने में आपकी गवाही होगी तो फिर उसके टेस्टिमनी कहाँ आपको चेक कर पाएंगे आप? वो तो वो जो वहाँ लिखा हुआ वही बताएगा उसको। वही बताएगा। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि थाने से रवानी किस वक्त हुई, तो वो देख के बता देगा उसको किस वक्त गई, या उसका ये आईओ बैठा हुआ वो बता देगा कि 11 बजे मैं गया हूँ। यहाँ वो ना तो कोई असिस्ट कर सकता है उसको, ना ही वो पढ़ सकता है किसी को। जो भी कहेगा वो खुद कहेगा उसको। तो ये जैसा भी उसी को कहेंगे, बिल्कुल देखेंगे उसको। मतलब उसका जो परीक्षण होगा वो वास्तविकता पे होगा। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि मैंने किसी को बताया कि मैं यहाँ आया, कि मैं मेट्रो से आया, फिर गाड़ी से उतरा, फिर मुझे वो मिला। ये कहानी मैंने गढ़ दी। अब इस कहानी को मुझसे कोई 2 साल बाद पूछता है और ये कहानी मैंने गढ़ी हुई है, तो मैं शायद कई चीज़ भूल सकता हूँ, कई स्टेप। और अगर सच होगी कहानी, ये कहानी नहीं होगी, ये वास्तविकता होगी, तो मैं बार बार कुछ भी मुझसे नहीं छूटा। आप सर शायद ये कहना चाह रहे हैं, आपने जो सर ने बताया। सर आइए, आप सही प्लीज आगे। एक चीज़ और है सर। क्या शुभ नाम? पहले नाम बताइए सर आप। मेरा नाम एडवोकेट अमित मिश्रा है। हाँ मैं सर के साथ ही काम करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, जो एनडीपीएस के केस में होते हैं उसमें पुलिस की गवाही बहुत अहम होती है। आईओ जो है उसको इंडिपेंडेंट विटनेस के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगर उसकी गवाही गड़बड़ हुई तो उस एक्यूज को सज़ा होनी, चाहे वो झूठा ही हो, सज़ा होनी तय हो जाती है। तो इससे जो न्याय व्यवस्था है उसकी सैंक्टिटी पर ही सवाल उठ जाते हैं कि आप आके गवाही दे दीजिए, कुछ भी बनाइए केस, आके गवाही दे दीजिए। जब यहाँ सामने आते हैं तो उनकी सारी की सारी चीज़ें खुल जाती हैं। मैं फिर यहाँ पर थोड़ा बताता रहता हूँ दर्शकों को। दर्शकों, आपने जो मिश्रा जी ने कहा वो कहा सज़ा तय हो जाती है। तो आप सोचोगे भाई एनडीपीएस के अपराधी को सज़ा हो जाती है तो ये तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि कई बार केस प्लान भी किए जाते हैं। आप शायद ये बोलना चाहते हैं सर, ये बोलना चाहते हैं, तो उसमें आप कहें। ये भाई सर का जवाब था। इनका संक्षिप्त में बहुत अच्छा बात इन्होंने बताई कि जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें पुलिस की गवाही अपने आप में उसको एक इंडिपेंडेंट विटनेस माना गया है और उसके साक्ष्य पे सजा भी होती है। अगर किसी पुलिस वाले ने झूठा बयान दे दिया, झूठी केस बना दिया और फिर उसी के आधार पे बयान देता रहा और वो ऑनलाइन अपने कार्यालय से बैठ के अगर बयान देता रहा तो मुलजिम को झूठे केस में भी मुलजिम को सजा होगी। बिल्कुल। अमित जी, आप ये फ़ोन पे मुझे दिखा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2025, ये क्या है? मतलब इसकी वजह से तो फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकती है? हाँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट का इन्होंने एक रूल्स पास किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये दिल्ली की और भी जो पुलिस वाले हैं इन्होंने उसको सही से उसको लागू नहीं किया है और ना उसको सही से बता रहे हैं। जिस तरीके से ये जो आप देख रहे हो एविडेंस। मैं सर एक तरफ फिर आपके पास आना चाहूँगा। मैं इसको ऐसे सोच रहा था, अभी आप ही लोग चर्चा कर रहे तो मेरे दिमाग में आ गई बात कि जैसे आप लोग बोले कि भाई मान लीजिए कि खर्चे की बात आ गई। मान लीजिए उड़ीसा में कोई बात है, मेघालय में है, तो वहाँ से आने जाने का खर्चा, ये सब बातें हो रही थी, तो आने जाने का खर्चा होगा, ये सब होगा, तो इसको बचाएं। तो ये किस तरह गलत हो सकता है, या इसको गलत तरीके से लिया गया है, इसमें कुछ और है? देखिए जी, जो इस नोटिफिकेशन में है ना, दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रूल्स बनाए हैं, अभी जुलाई 2025 में नोटिफाई हुए। उसके बाद से ये जो नोटिफिकेशन है ये अपने आप में उन रूल्स के भी एक तरीके से खिलाफ है, क्योंकि उन रूल्स में बाकायदा लिखा हुआ है कि वहाँ गवाही के लिए कमरा कैसा बनेगा। मैं एक मिनट सर रोक के थोड़ा सा दर्शक बेहतर समझ सके। बात हुई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, वर्चुअल एविडेंस की, और ये वही रूल है। तो ये रूल जो एलजी का आदेश है वो इस रूल के कैसे खिलाफ है,
ये थोड़ा सा आप खुल के समझा देखिए जी, यहाँ ऐसा मान लें कि वही पुलिस वाला उसी ने केस बनाया और वही गवाह और वही जज है, और फैसला भी जब ये सारे लिखेगा तो फैसला वही कर लिख देगा। इसको इस तरह मान लो, जो इसमें गवाही के लिए एक जगह बनाई उन्होंने, डेजिग्नेटेड लोकेशन वर्ड दे दिया, डेजिग्नेटेड प्लेस वर्ड दे दिया। उस प्लेस का मतलब है वो एक निष्पक्ष कमरा होगा जो किसी अदालत या किसी ऐसे क्षेत्र में होगा जहाँ पुलिस वाले की कोई मनमानी नहीं चलेगी। दूसरा, उसको ऊपर कोई एक ऐसा अधिकारी जिसको कमिश्नर नाम दिया गया है। ऐसे करके पूछूं सर आपसे कि मैं ऐसे पूछता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक केस उड़ीसा में, उड़ीसा के गवाह दरोगा को यहाँ गवाही देने आना है, दिल्ली में पकड़ लिया उसने। अब यहाँ पर इसमें बात है कि वो उड़ीसा से यहाँ आए, इतना पैसा खर्च ना करे, इसलिए वो वहीं पे दे दे डेजिग्नेटेड लोकेशन जो है। तो वो लोकेशन कैसी होगी वहाँ पे? ऐसा है जी, जो इसके हिसाब से उन्होंने बताया, गवाही के लिए गवाही का उपयुक्त कमरा जो गवाही के लायक हो, एक वहाँ कमिश्नर बैठेगा। कमिश्नर का मतलब ये नहीं कोई ऐसा कमिश्नर, एक वर्ड कमिश्नर बना दिया, एक व्यक्ति जो निष्पक्ष होगा वो वहाँ बैठेगा। समझ सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है कमिश्नर, जो एक इस प्रकार का आदमी होगा जिसे गवाही के कानूनों की जानकारी होगी। और मिला के वहाँ पे अदालत जैसा माहौल, जो आप अदालत जैसा माहौल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मान लीजिए कोई डीएम दर्जे का बैठ सकता है, वो इनकी अपनी इच्छा है कि वो कमिश्नर किस आदमी को कमिश्नर, मतलब वहाँ जज जैसी फीलिंग आएगी, वहाँ जाके वो उसकी गवाही सुनेंगे। जी जी। वो वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं कर सकता, वहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता, उसके सामने करके वहाँ पर एक अधिवक्ता जो है उससे क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। मतलब वहाँ पे वो चीटिंग नहीं कर सकता, वो यहाँ से भी हो सकता है या वहाँ से भी कर सकता है। अच्छा जी, और वहाँ की लिखित गवाही तुरंत यहाँ आएगी, मेल से या फैक्स से या किसी भी चीज़ से। तो यहाँ जज साहब उसे साइन करके अपने तरीके से रखेंगे और फिर वो गवाही जो वहाँ हुई है वो डाक से आएगी। और उसके बदले होने ये लगा, इन्होंने पुलिस स्टेशन के कमरे को वही डेजिग्नेटेड लोकेशन बना लिया और वहाँ से बोल दिया, वहाँ से बोल दिया। मतलब उसको ऐसे करके इन्होंने उसको अपने एलजी के आदेश में ऐसे करके हो गया, अपने तरीके से करके। और उस चीज़ को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा जिस चीज़ का ध्यान रखते हुए, गवाही की निष्पक्षता को ध्यान रखते हुए रूल्स फ्रेम किए, इन्होंने उस चीज़ में कोई चीज़ नहीं ली। तो जाहिर सी बात, दिल्ली हाई कोर्ट में ये कानून के हिसाब से भी आपकी जो अपील है वो जी 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 एग्जामिन करी जाएगी, बिल्कुल करी जाएगी, परीक्षण उस हिसाब से, बिल्कुल उस हिसाब से। मैं न्याय व्यवस्था को सर इस तरीके से, देखिए मैं आपको बता दूं, कानून है ये, सेटेल लॉ है कि जब तक जो भी पुलिस वाला आईओ बनाता है या पुलिस हमारे खिलाफ किसी के खिलाफ भी कोई केस बनाती है, वो उसको साबित करना होता है कि ये इसने जुर्म किया है। तो एक आदमी अगर वो फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रहा है किसी को, तो और थाने में उसकी गवाही हो रही, तो फिर तो वो वहाँ से थाने से बना के लाया झूठा केस और थाने में गवाही करा रहा है, तो फिर उसकी टेस्टिमनी को कैसे आप जज करेंगे? बिल्कुल। तो न्याय व्यवस्था को दो तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे, मैं गलत हूँ मुझे बताइएगा। एक व्यवस्था है, मेरे खिलाफ अपराध हुआ, मैंने जाके न्याय की मांग करी, जिसने मुझ पर अपराध किया उसे सजा मिल गई, एक न्याय ये है। आप लोगों की बातों से मेरी समझ, दूसरा न्याय ये है कि मैं गलत फंस गया या मुझे फंसाया गया, तो वहाँ पर भी आप लोग निकालने का काम करते हो। तो जो लोग कहते हैं कि अपराधी को बचा लिया, अपराधी को नहीं बचा लिया, निर्दोष को बचा लिया, ऐसे बोलूँ ना सर? ऐसा ही है, बिल्कुल निर्दोष को बचा लिया। सर आइए, आप भी आइए, आप बात समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ से, अगर आप देर से आए। जो मामला ये था कि वर्चुअल अपीयरेंस का, उसमें जो बातें निकल के आई, उसको आप किस तरीके से उससे एग्री नहीं थे आप लोग? एग्री इसलिए कि जो है वहीं एफआईआर होता है, वही चार्जशीट बनाते हैं और वहीं जो है बैठ करके गवाही अगर देंगे जो है, तो उससे जो है हमारे क्लाइंट का जो है बुरा प्रभाव न्याय के खिलाफ जो है जाएगा। जो है कोर्ट अदालत इसलिए बनाई गई है कि वहाँ शपथ दिलाई जाती है, वहाँ जो है उनका इम्प्रेशन दिखा जाता है, किस भाव भंगिमा से जो है वो बोल रहे हैं, उसी के अनुसार जो है गवाही होती है। आप सबकी चीजें लगभग एक सी हैं और आप सब सहमत, बिल्कुल, मतलब एक पेज पर हो आप लोग। सर आप आइए, आपको भी मैंने रोका था, आप कहीं शायद काम से चले गए। मैं आपसे पूछूंगा, ये तो बात मैंने कर ली, जो मोटी मोटी समझ में आई वो ये आई कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम कोर्ट रूम में जाते हैं तो हमारा माइंड सेट एक जज के सामने खड़े होने वाला हो जाता है, और वहाँ पर ना सिर्फ सत्य का प्रेशर तो होता ही है, वहाँ पे हम चीटिंग नहीं कर सकते, और ऑनलाइन में चीटिंग की संभावना बढ़ रही है। यही मेन बात है सर, यही मेन बात है। इसका लब्बो लुआब यह है कि इससे चीटिंग का ऑप्शन नहीं रहता। उस स्थिति में पुलिस के पास आ जाता है जब वो किसी को फंसाना चाहे या झूठ बोलना चाहे।
तो ये पुलिस की फॉल्सली इम्प्लीकेट करना चाहिए, पुलिस आराम से कर सकती है। आसान हो जाएगा उसके लिए, मतलब पुलिस के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तानाशाही को खत्म करता है, ऐसे बोल दूं क्या बॉस? अभी बोलिए ना, आइए ना, तानाशाही को खत्म करता है। जी हाँ सर। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों ने हड़ताल की, उसको पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया और उसको मान लिया, भाई अब वो नहीं लागू हो रहा है। तो अब आपको क्या संदेह है इसमें? जब मैं सामान्य बुद्धि से समझूं, एक मैं वकील नहीं हूं तो नहीं समझ सकता उसको कि अभी इसमें क्या पेच रह गया है। तो सामान्य बुद्धि से मेरे भाई सर्कुलर जारी कर दिया, अब भाई वकील क्यों भाई गुस्से में है, वो चीज़ आप मुझको बताइए। देखिए जी, जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी ना 13 अगस्त 2025 की, वो नोटिफिकेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, वो वहीं के वहीं बरकरार है। लेकिन आपको बात की, आपको 8 तारीख की हड़ताल समाप्त कर दी, तो क्यों कर दी? देखिए, सरकार का आश्वासन ये था कि नोटिफिकेशन अलग अलग राज्यों में लागू हो चुकी है। लगभग सरकार के माध्यम से बताया गया कि लगभग 15 राज्यों में ये इस प्रकार से गवाहियाँ चल रही हैं जी। तो उन राज्यों ने अभी तक किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है। सिर्फ एक दिल्ली राज्य था, जैसे इसको 13 अगस्त को लागू किया गया तो सारे वकीलों ने, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने जगकर उसने इस चीज़ में पहल की। हमने 2 दिन की एक चिट्ठी दी सरकार को कि इस पर कार्रवाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हड़ताल पे गए। जो हड़ताल हमारी 6 दिन रही, उस 6 दिन के बाद सरकार की तरफ से एक आमंत्रण आया कि भाई आप आके बात करो। तब बात की, हमने उस पर यह तय किया कि ये नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि नोटिफिकेशन अगर हम वापस लेंगे तो हमें 15 राज्यों में भी लेना पड़ेगा, जबकि 15 राज्यों की अभी कोई मांग नहीं है। मांग नहीं है, लेकिन सर आप लोगों से जो बात करके मुझे समझ में आया वो ये आया कि आपका स्टेप बहुत ही सही है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ। और इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें आपने डीपली बताई हैं, ख़ास तौर से पुलिस के नज़रिए से, वो न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, भले ही उन लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज ना की हो। तो अभी जो आपके बेड पे बातचीत के दौर पे डेस्क पे बैठ के बात हो गई सरकार से और ये वापस हो गया, लेकिन न्याय हित में क्या है? देखिए, न्याय हित में तो यह है कि 13 अगस्त वाला नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए हर हाल में, जो एलजी ने, जिसके बाद से सारा विवाद पैदा हुआ। अच्छा, ये एलजी ने किया, उन 15 स्टेटों में किसने किया होगा? राज्यपाल ने? उन 15 राज्यों में जो हमारा पुराना कानून है, जो नया कानून, जो नया दंड संहिता आई थी, उसके बाद से उस एक्ट में ही 252 और अलग अलग सेक्शन है, उनमें लिखा हुआ है कि आप वर्चुअल ऑनलाइन मोड से गवाहियाँ होंगी, उसमें ही डेजिग्नेटेड लोकेशन का प्रावधान है। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके आने से पहले, मैं समझने की कोशिश कर रहा था इसकी डीप जाने की, क्योंकि मुझे तो कल पे ही समझ में आएगा कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ये वापस हुआ। ये उसके बाद उन्होंने एक तरीका निकाला कि उन राज्यों में जो बरकरार है वो चीज़ चलती रहे, और यहाँ के दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक सर्कुलर इशू कर दें अपने अधिकारियों को कि वो फिजिकल गवाहियाँ दें। क्या कुछ बड़े बड़े स्टेट आप बता सकते हैं, ताकि वहाँ भी मैं लोगों से बात करूं, आप जैसी अधिवक्ताओं से, कि भाई ये आपको क्यों इसमें नहीं लगा? इसमें पता चला, हरियाणा में हमारी लोकल बार के अधिकारियों से बात हुई, उसमें पता चला कि हरियाणा में लागू है ये और उत्तर प्रदेश में लागू है। इन 2 राज्यों के बारे में पता चला। जब ये हड़ताल हम करने जा रहे थे तो हमने उन पड़ोसी राज्यों से बात की कि भाई आप आके इस हड़ताल में और इस मुद्दे में हमारे साथ शामिल हो। इसमें अभी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, अगले सप्ताह बताई जा रही है, 28 तारीख आप लोग उसकी तैयारी में होंगे। वहाँ फैसला आता है तो वो फैसला हाई कोर्ट में, अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में आ जाता है और वो जो नोटिफिकेशन है वो हाई कोर्ट रद्द, तो हाई कोर्ट का फैसला रद्द करे ना करे, अगर वो रद्द कर देती, क्या दूसरे प्रदेशों पर भी इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा? देखिए जी, कानून तो अगर उसको जिन आधारों पे चुनौती दी गई है और उनको रद्द कर दिया और कोर्ट ने रद्द मान लिया, तो वो अपने आप ही बाकी राज्यों में लागू होना चाहिए, और वहाँ की फिर बारें उस चीज़ को उठा के ख़त्म करेंगे। अभी यानी कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसी पर अब सब टिका है। मतलब आपका ये बैठ के बातचीत हो गई, बातचीत के बाद आपने रोक लगवा ली, एक अपने उन्होंने चला भाई हड़ताल हो रही है, इतनी बड़ी अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं दिल्ली में, तो उसकी वजह से शांति हो गई और ये चल गया। लेकिन अभी अब पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुँच गया। हाई कोर्ट में पहले से ही डाला गया था, 4 तारीख को इसकी सुनवाई थी, तो 4 तारीख को हाई कोर्ट ने तारीख आगे लगा दी कि जब आपकी सरकार से बात चल रही है तो सरकार से बात कर लीजिए। इसकी एक चीज़ और समझना चाहता हूँ सर, आप कानूनी तरीके से, कि आपने कहा कि नया जो हमारा संहिता बनी उसमें ही ये व्यवस्था है। देखिए, कोरोना जब आया, ये सारे कानून कोरोना के बाद की पैदाइश है। तो कोरोना आया, कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह कानून, हमारी कोर्ट की कार्रवाइयाँ बंद हो गई थी, सिर्फ कुछ सीमित कार्रवाइयाँ थी,
तो कानून में उन लोगों ने उस चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रावधान रखा। और एक डेजिग्नेटेड लोकेशन का जो वर्ड है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली के माथे आता है, वो कोरोना जैसी चीज में रख दिया। कोरोना के साथ अलावा कई अन्य राज्यों में या दूर की गवाहियां कहीं करानी हो। तो इसमें एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि कानूनी मामला है, संसद का भी मामला हो गया फिर, तो आप इसमें सांसदों को क्यों नहीं मिलते, वो इस बात को उठाएं तब जाके संसद में इस पे बात हो। देखिए, हमारी गृह मंत्री से बात हुई थी, सारा जितना इसका इशू है एडमिनिस्ट्रेशन का और लॉ एनफोर्समेंट का, वो सारा उन्हीं के पास है। तो हमारा भूपेंद्र यादव जी, सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी भूपेंद्र यादव और गृह मंत्री जी से इसी बारे में मिली और उन्होंने भी ये बात कही कि जितनी भी गवाहियाँ वो फिजिकल होनी चाहिए और उनके हस्तक्षेप के बाद ही इस प्रकार का आदेश कमिश्नर ने दिया। जे आदेश हो गया, होनी चाहिए, ये हो गया एक टेम्परेरी समाधान, लेकिन कानून में जो व्यवस्था हो जाती है उस पर बाध्यकारी वही होती है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, हम वकीलों की यही संशय है और सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। मैं दर्शकों के सामने इस वीडियो को अंतकरण कर रहा हूँ, समझाना सारांश बताऊंगा। मैं जैसे ही गलत हूँ आप मुझे तत्काल रोकिएगा। देखिए, जो बात समझ में आई वो ये आई कि ये जो ऑनलाइन प्रेजेंस है या वर्चुअल गवाही है, ख़ास तौर से पुलिस अधिकारियों की थी केवल, उनको रोकने के पीछे तमाम कारण जो हमारे अधिवक्ताओं ने बताए हैं वो मुझे तो समझ में आते ही हैं और मैं उसकी कंसर्न समझ गया, उसकी चिंता क्या है। लेकिन दूसरी चिंता ये है कि वो अन्य 15 राज्यों में हैं, वहाँ इसका विरोध क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा एक बात यह है कि जो नई न्याय संहिता बोल रहे हैं उसे ना BNSS, तो जो नई न्याय संहिता है उसमें ये शामिल है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसे हटाने के लिए संसद की ज़रूरत होगी, संसद में ही इसका पालन होना, और या फिर दिल्ली हाई कोर्ट इसमें कोई ऐसा आदेश पारित कर दे जो अधिवक्ताओं की मांग को सही साबित कर दे, तो उसके आधार पर उन 15 राज्यों में भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना जैसे काल की बात अलग है, एक टेम्परेरी व्यवस्था की बात अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे न्याय व्यवस्था में इसमें कहीं ना कहीं छेद हो सकता है तब जब अगर कोई पुलिस अधिकारी इरादे से उसको न्याय व्यवस्था को छेड़ना चाहे, उसमें करप्शन डालना चाहे, उसमें भ्रष्टाचार को शामिल करने का इरादा अगर उसका हो तो भी इसमें आसानी से कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो में जो कुछ कहा गया उसमें आपको क्या लगा, आपकी क्या राय है, इसमें ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.